नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नारी सशक्तिकरण के लिए पूरे भारत में साइकिल यात्रा निकालने वाले राइडर राकेश हैं। इनसे महिलाओं के साथ समाज में जो भेदभाव होता है उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ चूँकि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तो इनसे बात करेंगे कि समाज में अब तक जैसा परिवर्तन होना चाहिए था आज़ादी के बाद अब तक नहीं हो पाया है, तो आखिर दोषी कौन है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने पूरे भारत में साइकिल यात्रा निकाला और साइकिल यात्रा के माध्यम से बताने का कोशिश किया कि महिलाओं के साथ समाज में भेदभाव होता है, तो ये साइकिल यात्रा के संबंध में संक्षेप में बताएं। शुक्रिया मुकुंद जी। मैं शिवहर नामा के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो कोशिश है शिवहर नामा के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और शिवहर की आवाज़ बने। मैंने करीब 8 साल पहले मार्च 2014 में मैं भारत में एक साइकिल यात्रा लेकर निकला था। साइकिल यात्रा पर निकला था जिसको हमने नाम दिया था राइड फॉर जेंडर फ्रीडम। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि भारत में जेंडर निर्माण की प्रक्रिया क्या है, भारत में जेंडर की समझ कैसे उत्पन्न होती है और कैसे लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये वो भारत देश है जहाँ बेटियों के जन्मने पर 90% घरों में ये कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। ये वो भारत देश है जहाँ उस लक्ष्मी को पैदा होने दें या ना होने दें इस बात पर चर्चा भी नहीं होती और उसका कत्ल कर दिया जाता है कोख में। ये वही भारत देश है जहाँ कहते लक्ष्मी है और बिना दहेज की शादी नहीं होती। ये वही भारत देश है जो बेटियों को कहते तो लक्ष्मी हैं लेकिन उसको किसी गठरी की तरह, किसी सामान की तरह उसको डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। ये वही भारत देश है जहाँ औरतों को माँ और शक्ति का रूप कहते हैं, दुर्गा के अवतार कहते हैं और वहाँ उनके लिए सड़कें सुरक्षित नहीं हैं। ये आखिर भारत के समाज में ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं? कौन है, कहाँ पर है जहाँ पर बलात्कार की ट्रेनिंग मिलती है? वो कारखाना कहाँ है जहाँ से तेज़ाब फेंकने वाले निकलते हैं? वो अध्यापक कौन हैं जो ये सिखाते हैं कि बिना दहेज की शादी नहीं करनी? और सबसे बढ़कर वो पाठशाला कौन है जो बच्चों को गाली देना सिखाता है? तो ये सारी चीज़ें हमारी यात्रा के कोख में था, केंद्र में था और हम ये बहुत इसको एक सूत्र में हमने कहा था कि मैं भारत में जेंडर निर्माण की प्रक्रिया को समझना चाहता हूँ और मैं वो भारत के सामान्य आचरण से समझना चाहता हूँ जो लोगों के बिहेवियर है। और इसीलिए मैं निकला था मार्च 2014 में और दिसंबर 2018 में चला तो था चेन्नई से। 21 राज्यों से घूमते हुए तकरीबन 27,500 किलोमीटर साइकिल हाँकने के बाद मैं शिवहर आया था, जहाँ अभी हमारे शिवहर नामा के आप संपादक हैं, आपका साथ भी हमको मिला था। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर शामिल हुए थे और यहाँ 3 दिनों का एक कार्यक्रम हुआ था जिसको हमने जेंडर संवाद कहा था। और एक्चुअली वो संवाद था जहाँ देश भर से तकरीबन 200-250 लोग जो राह में अलग अलग मुकाम पर मिले थे, जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ जमा हुए और उन्होंने इस सवाल पर चिंतन किया, मनन किया और फिर गाड़ी बढ़ रही है। अभी मैंने साइकिल चलाना तो छोड़ दिया है मगर मेरा जो जेंडर को लेकर के काम था वो काम अभी भी जारी है। मैं एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि मैंने अपने यात्रा में जो वजह पाया जेंडर के आधार पर दुर्व्यवहार या हिंसा की जो वजह मुझे लगी, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है परिवार, दूसरे नंबर पर आता है परवरिश, तीसरे नंबर पर आता है पाठ्यक्रम, चौथे नंबर पर आता है परंपरा।
इन चारों ने मिलके परिवार, परवरिश, पाठ्यक्रम और परंपरा, ये कहीं से हमारे इस परंपरा में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी परवरिश में, हमारे परिवारों के अंदर के आचरण में, व्यवहार में ऐसा नहीं है जहां स्त्री और पुरुष समान रूप से देखे जाएं या उनके साथ समान व्यवहार हो। समान व्यवहार को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई कन्याकुमारी में मुझे मिले समान का मतलब ये समझते हैं कि औरत भी जो है कमीज़ पैंट इतना, एक तो इतना कपड़ा उनका छोटा होता जा रहा है, वो वस्त्र खोल के चलें, वस्त्र पहन के चलें, इस तरह के ऊल जुलूल की बातें करते हैं। भाई इसको तय किसने किया है? कौन है जिसने इस रूल कोड को लिखा है? कोड को किसने लिखा कि ये औरतों का वस्त्र, ये मर्दों का वस्त्र? ये तो सलाहियत और सहूलियत के हिसाब से लोग करते हैं। और अगर हमारा गंजी पहन के यूं टहल लेना अगर नग्नता नहीं है, तो फिर तो आपने किसी खास के लिए नग्नता आपने थोपी है। और ऐसा है नहीं, कहीं मैं घूमता हूँ सड़कों पर, मुझे तो कहीं वो दिखते नहीं कि औरतें ऊल जुलूल बेहिसाब बेढब कपड़े में हैं, उनको अपने शरीर की चिंता नहीं है। अरे वो अपने शरीर की चिंता करती हैं, वो अपनी चिंता करती हैं। वो बहुत छोटी उम्र से लोगों की छेड़खानियों को झेलती हैं, उससे बचने निकलने का उपाय सोचती हैं, करती हैं। कोई स्त्री आज ये कहे, चाहे वो 90 बरस की हो गई हो या 8 साल की हो, 10 साल की हो, वो ये कहे कि सड़क पर उसके साथ कभी ऐसी चीज़ सुनने को उसको नहीं मिली जो उसे पसंद नहीं था। उसको हमेशा ऐसी बात सुननी पड़ती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि जो परिवार है, कोई संस्था, स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, कहीं बड़ी संस्थाओं में चले जाएं, कहीं गाली देना नहीं सिखलाते। कहाँ से सीखते हैं? सब बच्चे देते हैं, जानते तो एटलीस्ट हैं। कोई आप बच्चों को अपराध की ट्रेनिंग देते हैं, परिवार कैसे? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, परिवार में एक आपका बच्चा है छोटा सा, और वो बोलता है मम्मी खेलने जाऊं, उसके साथ खेल लूं। वो खेलने जाता है, थोड़ी देर में बच्चों में आपस में कोई बात हो गई, कोई लड़ाई हो गई, गिर गए, चोट लग गया आगे। तो बच्चों की बातों को लेकर के जो बड़े हैं वो उलझ पड़ते हैं और वो कहते हैं, हम कहते हैं ना तुमको ढंग से पियो दूध, तुम दूध नहीं पीते, कमज़ोर होना तो लोग मारेंगे ही। अरे भाई, मजबूत होने का मतलब ये नहीं होता है किसी को मारना। तो आपने कमज़ोरी को एक किस्म के अपराध से जोड़ दिया, शारीरिक कमजोरी को, उस बहुत छोटी उम्र में। बलात्कार का स्कूल कहीं और नहीं है। बलात्कार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? 10,000 हाथियों का बल नहीं चाहिए उसको, ना उसको 40 हॉर्स पावर का इंजन उसके पास चाहिए, ना बहुत अमीर होने की भी ज़रूरत नहीं है उसको। बलात्कार होने के लिए जो ज़रूरी है वो है बेशर्म होना। जो बेशर्म होगा वो बलात्कार कर सकता है। बेशर्मी की पाठशाला परिवार है। एक छोटा बच्चा कहता है, पापा पापा सुसु आ रही है, 1.5-2 साल का बच्चा, सुसु आ रही है, लड़का है। हम उसको बड़े समझदार होशियार होंगे तो थोड़ा उसको दूर ले जा करके और उसकी चड्डी 1 इंची नीचे कर देंगे, वो 15 सेकंड में फारिग हो जाएगा। कोई बेटी है, वो कहे पापा पापा मम्मी मम्मी सुसु आ रही है, उसके लिए पद्धति बदल जाती है। उसके लिए पद्धति क्या बदलती है? उसको नहीं तो कम से कम मोड़ी पर ले जाके, जिसके घर में टॉयलेट नहीं भी बना होगा, जहाँ बर्तन गंदे धोते हैं, वहाँ ले जा करके उसको बिठा दिया जाता है चड्डी उतार के। तो एक को आपने पर्दा सिखाया, दूसरे को आपने बेशर्मी सिखाई। जिसने 1 इंची वाली पद्धति सीखी, जिसकी चड्डी 1 इंची उतार के जिसको आपने सिखाया, आज देखिए सड़क के उस दीवार पर जहाँ लिखा होता है
यहाँ पेशाब करना मना है, या गधे के पूत यहाँ मत मूत, यहाँ पेशाब करने पर 50,000 रुपया जुर्माना, वो दीवार कभी सूखी नहीं मिलती है और हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहता है। अपने बहुत करीबी रिश्तेदार, बहुत अच्छे दोस्तों के साथ, महिला मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ कोई जा रहे हैं, बड़ी सी गाड़ी में जा रहे हैं, महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, सूसू भाई 2 मिनट के लिए रोड के किनारे खड़े कर दिए, अभी वो बैठे हुए बस इधर दरवाजे के 2 कदम भी आगे नहीं गए, खड़े हो गए। तो क्या ऐसा आदमी मौका मिलने पर बलात्कार नहीं करेगा? सवाल के घेरे में तो है। आपने बच्चे को कहा लक्ष्मी, और लक्ष्मी कहा, लक्ष्मी असलियत लक्ष्मी क्या है? असल लक्ष्मी तो हम धन को मानते हैं, संपत्ति को हम क्या मानते हैं? दुनिया मानती है, उसी की पूजा करती है। उसके बारे में तो ख्याल रहता है कि उसकी अलमारी से भी उड़ के आ जाए, उसकी अलमारी से आ जाए, उसकी जेब से मेरे में आ जाए, मेरी जेब मोटी हो जाए, उसको तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। और जो औलाद है, जिसको पैदा करने से पहले 9 महीने पेट के अंदर रखा गया, जिसको बड़ा किया पढ़ा लिखा के 18, 19, 20, 25 साल में आपने उसकी शादी की, तो शादी करिए ना, आप उसका दान कर रहे हैं। दान औलाद की कैसे हो सकती है? दान वस्तु की हो सकती है। मोबाइल दान कर दें आप, चश्मा दान कर दें आप, अपना माइक दान कर दें, आप इंसान को दान कर देते हैं। तो हमारे पूरे वैल्यू सिस्टम में ये इस तरह से इसको नत्थी कर दिया गया है और ये चली आ रही चीज़ें। नए ज़माने में थोड़ा और खुलना था। आप देख लीजिए कि डॉक्टर हो गए, आईआईटी से पढ़ के आए, लड़का आईआईटी से पढ़ के आया और लड़की आईआईटी से पढ़ के आई आईआईटी से, लेकिन उसकी शादी बिना दहेज के नहीं होगी। क्यों? उसको फीस नहीं लगी, उसके माता पिता गोबर दे के पढ़ाए। लेकिन कहीं हमारा तो बेटा है। और कुछ लोग तो बड़ी बेशर्मी से करते हैं। आजकल तो इतने सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं, बेशर्मी से कहते हैं अरे ये तो मशीन तो आपने बेटी को दिया है, फ्रिज तो आपने बेटी को दिया है, हमको तो मोटरसाइकिल चाहिए, हमको तो कार चाहिए, हमको क्या दिया आपने? मैंने इतनी बेशर्मी से। अबे कार पे चढ़ेगा तू, तेरी औकात नहीं, किसी से मांग के ले रहा है तो पेट्रोल भी नहीं डाल सकेगा उसमें। कल से उसको तुम हुथियाएगा कि पेट्रोल का पैसा मांग के लाओ, और ऐसा होता है। आज भी शिवहर में कहीं की खबर है कि शिवहर या सीतामढ़ी में कहीं एक सास ने अपनी बहू को जला दिया या मार दिया, और ऐसे किस्से होते हैं। तो और जो हमारी किताबें हैं, जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम कहता है पापा के पैसे गोल और मम्मी की रोटी गोल। क्यों? पापा रोटी नहीं कर सकते, मम्मी पैसा नहीं कमा सकती। इस देश में तो जब हम पैदा नहीं हुए थे तो एक महिला इस देश की प्रधानमंत्री हो गई, जो हमारा जो पड़ोसी देश था उसको 2 टुकड़ों में उसको कर दिया। उसको इतनी ताकतवर थी। हमारे देश में राष्ट्रपति हो गई। हम एक जहाज़ में जा रहे थे जिसमें 6 के 6 क्रू, इंक्लूडिंग जो हमारे पायलट्स और को पायलट्स के साथ जो 4 केबिन क्रू थे, वो सारी औरतें थीं। अभी यहाँ पटना में एक हवाई जहाज़ में आग लगी थी, तो उसकी पायलट औरत थी। उसने इतनी चतुराई से, समझदारी से सबकी ज़िंदगी बचा दी 150 लोगों की। तिलक लेके शादी करोगे, दहेज लेकर के शादी करोगे, ये समाज कहाँ जा रहा है? इसको तो सिर्फ समाज में ये चीज़ें रहने में, जो हमने परंपरा की भी बात की, परवरिश की बात समझाई आपको, पाठ्यक्रम की बात कही, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले। ड्रेस है, ड्रेस के लिए आज भी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। जब औरतों का ड्रेस दिखाएंगे तो साड़ी में दिखाएंगे, और जा कर के औरतों से पूछिए आज की तारीख में, जो बाहर ऑफिस में जाती हैं, कहीं और जाती हैं, कहीं और काम करती हैं, उनसे पूछे कि साड़ी में कितनी सुविधा होती है, वो बोलेगी कि हमसे तो बहुत संभाला नहीं जाता। अब जिसको दिन भर घर में बैठना है, कोई काम नहीं करना है, चलो पहना दो। तो मुझे लगता है कि अपने समाज को, समाज के लोगों को, विशेष करके जो शिक्षित लोग हैं, जिनको बौद्धिक समुदाय कहा जाता है, उस बौद्धिक समुदाय के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो
आबादी के आधा हिस्से को मनुष्य माने और इस तरह की कोशिश करे कि अपने बेटियों की जो परवरिश करते हैं ना, तो बड़े खुश होकर बेटी को दुलार में कहता है ये तो मेरा बेटा है, बेटी नहीं है। अरे क्यों? कभी कभी बेटा को बोला कि ये मेरी बेटी है, मैंने बेटी को बोला कि ये मेरा बेटा है, आहा मेरा सोना मेरा राजा। तो कभी बेटा को कहिए मेरी मुन्नी मेरी चुन्नी। लड़के को भी बताइए कि भाई तुमको चाय बनाना आना चाहिए, तुमको भूख लगेगी तुमको खाना बनाने आना चाहिए। भाई बहन दोनों स्कूल से साथ आते हैं, भाई 9th क्लास में है, बहन 8वीं क्लास में है, लेकिन मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं है तो खाना निकाल के कौन देगा? 8वीं में जो बहन है वो देगी। तो इन सब ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बहुत सहज बातें हैं। और जहाँ अगर बराबर का वैल्यू दिया जाता है तो वहाँ पर शांति रहती है, प्यार रहता है, उस समाज में भरोसा रहता है। आज 6 बजे के बाद सड़कों पे 5 बजे के बाद, शिवहर जैसी शहर में तो 5 बजे के बाद औरतें नहीं दिखेंगी, नहीं दिखती अभी भी। तो थोड़ा सोचना चाहिए कि और एक और जो हमारे परंपरा में कहावत है कि बेटा पैदा हुआ तो बाजा बजेगा, सोहर गाएंगे, बख्शीश बटेगी और ये कहा जाएगा कि अब आ गया, अब ख़ानदान बढ़ाने वाला आ गया। मैं गारंटी से कहता हूँ 1 करोड़ रुपया का इनाम की घोषणा करता हूँ, 2 बेटे जाएं गोवा में रहें, 9 महीना नहीं उसको 10 महीने का खर्चा देते हैं और एक तीसरा वहाँ से पैदा करके लाए, 2 बेटा एक तीसरा बच्चा पैदा करके ले आए। कोई अतिरिक्त बाहरी कुछ जोड़ जुगाड़ नहीं चाहिए, करके स्वाभाविक प्रक्रिया से। क्या यार, अरे वो भी औरत ही है जो जननी पैदा हुई है। ये बेटा नहीं कोई और बेटा से उसकी शादी कर दीजिए, उसको बच्चा होगा। लेकिन इस बेटा की किसी औरत से शादी कर दे, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। बेटे में दोष है तो उसको तो नहीं पूछते। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने कही हैं, परिवार, परवरिश, परंपरा और पाठ्यक्रम, इसको बहुत अच्छे से इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ लगे वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है और होगा, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, पर परिवर्तन का जो रेशियो है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत क्षीण है। तो उसको अपवाद के तौर पर ही अब भी देखा जा सकता है। तो ये थे राइडर आगे जो बता रहे थे कि महिलाओं के साथ किस तरह से समाज में भेदभाव होता है। हालांकि थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार होने का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है।